हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश में कितनी सारी जो परीक्षाएं हैं वो इस समय लीक हुई हैं और अभी हाल में जो नीट एग्ज़ाम का मामला चल रहा है जो कि एनटीए ने करवाया है, और इसके पहले आरओ का हुआ, यूपीपी का हुआ, और भी बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं चाहे यूपी ट्रिपल एससी को ही हों, तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि इस जो पिछले 3-4 साल थे, इन पिछले 3-4 सालों में जो लगातार परीक्षाएं लीक हुई हैं, इसके लिए कोई भी जो कड़ा सिस्टम था वो नहीं था। ना तो अच्छे से परीक्षाएं हो पा रही थी, कोई भी परीक्षा अच्छे से संपन्न हो ही नहीं पा रही थी, और जो लग रहा था कि ये अच्छे से संपन्न हो गई है तो उसमें भी कहीं ना कोई संशय लगातार बना ही रहता था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है, भले कोई माने या ना माने, चाहे सरकारें माने या ना माने, आयोग माने या ना माने, लेकिन उनमें गड़बड़ियां हुई रहती हैं। और जिनमें सामने आ जाता है कि बिल्कुल से ही पता चल जाता है कि ये तो बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष हो गया है, तब जाकर आयोग और शासन और जो सरकार है वो इसको एक्सेप्ट करती थी कि हाँ, ये पेपर लीक हुआ। जैसा कि आपने आरओ में देखा, यूपीपी में देखा, और अभी नेट का भी चल ही रहा है, नीट का। तो सरकारों को इसके लिए कड़े जो कदम है वो उठाने चाहिए। किस तरह से परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाए, क्या सिक्योरिटी रखी जाए, और किस तरह की नियमावली हो, वो सारी चीज़ें। तो अब जाकर जो है, जो यूपी सरकार है, यूपी गवर्नमेंट है, उसको क्या कहते हैं, अब उसने एक नया जो नियमावली है वो बनाया है परीक्षाओं को लेकर। क्योंकि ज़्यादातर, अब देखिए, आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से मतलब होगा। अदर स्टेट में कौन सा पेपर लीक हुआ, कौन सा नहीं हुआ, उतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा गया है कि यूपी में ही हो रहे हैं। तो यूपी में अब एक जो नया शासनादेश है वो जारी कर दिया गया है, और इसमें बहुत सारे जो सुधार हैं वो किए गए हैं कि परीक्षाओं को किस तरह से आयोजित करवाना है। और ये मैंने पढ़ा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, और एक दो पॉइंट और भी हैं जिनको और अच्छे से सुधारा जा सकता था। बट चलिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा ही सुधार होगा तो आगे चल के बहुत अच्छी चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बूंद बूंद से ही जो घड़ा है वो भरता है। तो ये देखिए, शासनादेश आया है, और ये आप अ, सरकार की वेबसाइट पर शासनादेश में जाकर आप स्वयं देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे लिंक में भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और एक बार आप जरूर इसको पूरे को अच्छे से खुद से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है केवल की पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और स्टूडेंट के मतलब की चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। बाकी तो आयोगों का काम है, इसमें सारी चीज़ें जो है वो आयोगों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए ही सब कुछ है, क्योंकि उन्हें जानना जरूरी है कि क्या चीज़ कैसे होगी, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हम कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। जितनी भी चीज़ें हैं, लगभग लगभग हर चीज़ 100% सही है, और अगर ऐसा हो जाए तो कहीं ना कहीं 99.99% कह सकते हैं कि जो है परीक्षाएं शुचितापूर्ण तरीके से होना शुरू हो जाएंगी, और धांधली वगैरह हो सकता है कि कम हो, और इसमें चांसेस भी कम है अगर इस प्रकार से जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाएं। तो काफ़ी अच्छा जो इसमें चीज़ें दी हैं, नियम है वो हैं। तो ये देखिए, ये जो पत्र है वो जारी किया गया है, और जो शासनादेश है इसमें सभी को बोला गया है, ऐसा नहीं कि किसी एक आयोग को बोला गया है। जो यूपी के सारे आयोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, पुलिस भर्ती बोर्ड हो, और भी विद्युत विभाग के कॉरपोरेशन, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भी हैं, जो भी भर्तियां कराते हैं, उन सारे आयोगों को यहाँ पर बोल दिया गया है। और ये जो आदेश है वो दिया गया है, और इसमें बोला क्या गया है, विषय देख लीजिए आप, कि विषय है कि प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग जो भी चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो हैं कि अब आपको इसी प्रकार से जो परीक्षा है वो करानी है। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी तरीके से कुछ भी कर रहे हैं। आयोग के आप अध्यक्ष बन गए तो कुछ भी जो फरमान जारी करते रहेंगे, किसी भी तरीके से परीक्षा कराते रहेंगे, नहीं। अब आपको जो ये शासनादेश है इसके अनुरूप ही सारी परीक्षाएं करानी होगी। जो प्रक्रियाएं इसमें लिखी हैं उसी प्रक्रिया के अनुसार सारी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें बात करें, अगर देखिए, ये दिया गया है दूसरा, इस संबंध में विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्डों की चयन प्रक्रिया में सुधार और परीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ और शुचितापूर्ण बनाने हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की गई है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर बताई गई कि कैसे क्या होना चाहिए। पहली चीज है यहाँ पर परीक्षा केंद्रों का चयन और निर्धारण। तो किस प्रकार से ये निर्धारण करेंगे परीक्षा केंद्रों का, और
किस प्रकार से ये करना है, दूर ना हो। तो यहाँ पर एक अध्यक्ष है जो जिलाधिकारी होंगे, बाकी लोगों को यहाँ पर जो सदस्य है वो बनाया गया है। इन सबको अगर कोई भी परीक्षा हो रही है उस डेट में, तो ये सारे लोग उस चीज के जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पर दिया गया कि श्रेणी ए, इस श्रेणी में समुचित आवश्यक सुविधाओं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज और या केंद्र के विश्वविद्यालय हैं, पॉलिटिकल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सारे इसमें शामिल होंगे। श्रेणी बी में, इस श्रेणी में ऐसे ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाएं सम्मिलित होंगी जो पूर्व में संदिग्ध ना हो या विवादित ना हो, जिन पे कोई अभी आरोप ना लगा हो। और ये सारी चीजें आगे लिखी हुई कि उसमें पहले एसटीएफ से भी पूछना पड़ेगा क्या कि ऐसा कोई विद्यालय, इस विद्यालय के संबंध में ऐसी कोई आपके पास सूचना है या कुछ जानकारी है कि ये संदिग्ध रहा हो या कुछ ऐसे पहले पाया गया हो। अगर ऐसा होता है तो उस विद्यालय को डिबार कर देंगे, यानी कि उसको सेंटर फिट नहीं देंगे। अगली चीज है परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु ये जो मानक है वो नीचे मानक पूरे दिए गए हैं। पहली चीज है कि परीक्षा केंद्र जो है ए और बी के अनुसार होगा, जो ऊपर आपको बताया गया है। दूसरा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार की दूरी 10 किलोमीटर की परिधि में होनी चाहिए, मतलब कि 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर पे आपका जो सेंटर है वो ना हो। दूसरा, कुल परीक्षार्थियों को बैठने की क्षमता, ये सारी चीजें ठीक है। और ये है कि पिछले 3 वर्षों का अनुभव हो उस विद्यालय का, और जो सेंटर हो वो केंद्र जो है वो शहर की आबादी के अंदर ही हो। ऐसा नहीं जंगल में आपका सेंटर दे दिया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हैं, वो भी कहीं दूर दराज गांव में दे रहे हैं। तो अब लोग भागते जा रहे हैं, वहां के लिए कोई साधन ही नहीं मिल रहा है। और ये देखिए अगला पॉइंट लिखा है कि आने जाने की व्यवस्था हो, यातायात साधन ठीक ठाक हो, परीक्षा केंद्र का भवन, बाउंड्री, शौचालय, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। मेन चीज है क्रियाशील सीसीटीवी का अनिवार्य उपलब्धता, यानी कि सीसीटीवी उस सेंटर पे होने चाहिए, हर क्लासरूम में होने चाहिए, मेन गेट पे होना चाहिए, जो वहां पर रूम होगा, स्ट्रांग रूम कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो एग्जाम का पेपर है वो रखा होगा। तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। अगला है परीक्षा केंद्र चयन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का भी ध्यान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और मेन चीज जो आपको बताया था कि मुख्यालय स्तर पर एसटीएफ से फीडबैक लेकर ही केंद्रों की सूची जो है वो बनाई जाए, यानी कि एसटीएफ से जानकारी लेनी है कि इनमें से कोई सेंटर ऐसा तो नहीं है कि जो दीवार हो या पूर्व में संदिग्ध रहा हो, ये सारी चीजें। अगली देखिए, परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसी के साथ साथ पृथक एजेंसियों का चयन, यानी कि एक एजेंसी तो आपको चुननी है, लेकिन उसके साथ साथ 3-4 एजेंसी और चुननी जो अलग अलग कार्य करेंगी। यानी कि एक एजेंसी सिर्फ पेपर बनवाने का काम करेगी, एक एजेंसी छपवाने का काम करेगी, एक एजेंसी उनको OMR वगैरह चेक करना है उनका काम करेगी। ये सारी चीजें, जैसे यहाँ दिया है प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना, जनपदों तक पहुंचाना, ये अलग एजेंसी का काम होगा। परीक्षा संपन्न कराना, ये अलग एजेंसी का काम होगा। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी और बायोमेट्रिक इन चेकिंग करना, ये अलग एजेंसी का काम होगा। OMR सीट की स्कैनिंग करना बोर्ड, और करना भी कहाँ है, बोर्ड परिसर में। ये नहीं कि आयोग है आपका लखनऊ में और चल रही है स्कैनिंग आपकी लखनऊ के मलियाबाद में या फिर कहीं और दूर इलाहाबाद में, कहीं भी चल रही है, और फिर वहां से बोर्ड को बता दिया जाता कि इस विद्यार्थी के इतने नंबर, लिस्ट बना के दे दी, बस हो गया। अब पता नहीं उन्होंने अपनी एजेंसी ने अपने ऑफिस में क्या गड़बड़ियां की, आयोग को कैसे पता चलेगा। तो फिर स्कैनिंग भी होगी, जो भी रिजल्ट वगैरह जो भी चीजें, वो सब आयोग परिसर में ही होगा, और ये उसी एजेंसी को वहां पर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अगली चीज है कि प्रश्न पत्रों की तैयारी कैसे करनी, यानी कि प्रश्न पत्रों को बनाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये पूरी सीरीजों का और वो सिस्टम बनाया गया कि और ज्यादा से, अभी तक देखा आपने कि केवल 4 सेट होते थे कि ABCD, फिर उसमें क्या है कि उसमें भी हो जाता था कि विद्यार्थी एक दूसरे से पूछ लेते हैं ऐसा, तो अब बोला गया कि 8 सेट बनाइए ताकि थोड़ा और ज्यादा वो हो। और अभी तक क्या होता था कि ग्रुप में क्वेश्चन उठाए जाते, जैसे 1 से 25 तक के एक सीरीज में मैच कर दिए, फिर 25 से लेके 50 तक थोड़ा दूर, और ऐसे ऐसे करके, मतलब 1 से 25 तक जो क्वेश्चन ए में है वो हो सकता है कि 75 से लेके 100 तक सी में दिख रहे हो या डी में दिख रहे हो। तो अब ऐसा नहीं करना है, अब इनको बिल्कुल ही रैंडम कर देना है। एक एक क्वेश्चन को रैंडम करने के लिए बोला गया है, यानी कि पहला ए में पहला क्वेश्चन 1 पे है तो इसमें पता चला 25 पे है, तीसरे में पता चला 30 पे है तो उसमें पता चला 40 पे है या 45 पे है। यानी कि एक एक क्वेश्चन रैंडम होना चाहिए, मिक्स भी नहीं होना चाहिए कि 5-5, 10-10 के ग्रुप में ही क्वेश्चन सीरियल से मिल जाए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है, पूरा रैंडम करना है।
आगे देखिए, इसमें अगला है कि ये देखिए, यूनिक सीरीज की जानकारी ना हो उसके लिए ABCD इत्यादि ना लिखा हो, ये सारी चीजें ना लिखा हो, पता चल जाए कि ये ABCD ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। और यहाँ पर ये बताएगा कि एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी ही हों, इससे ज़्यादा ना हो। और इसमें जो आपका यूपी PCS एग्जाम है इसको छोड़ दिया गया है, यानी कि PCS में आपको पता है कि आयोग को सुबह मॉर्निंग में भी एग्जाम कराना रहता है, इवनिंग में भी कराना रहता है, तो PCS एग्जाम को ये छूट दी गई है। बाकी अगर किसी भी एग्जाम में 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं तो 2 पालियों में आपको पेपर कराना होगा, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एक पाली में। ये यहाँ पर जो बात है वो कही गई है। और आगे बात करें प्रिंटिंग प्रेस संबंधी, तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बाहर कोई आए जाए ना, फुल वो होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, और जो भी कर्मी है उनके पास पूरा ID कार्ड होना चाहिए, एंट्री भी उसी से हो, उसी से एग्जिट हो, और वहाँ पर 100% हर जगह पे CCTV कैमरे होने चाहिए, और 1 साल तक उनकी रिकॉर्डिंग रखनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे 1 साल लिखा हुआ ना, तो मेरे अनुसार जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ जाता और फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हो जाती है तब तक कम से कम इस रिकॉर्डिंग को रखना चाहिए। क्योंकि पता नहीं बीच में ऐसा कोर्ट में केस चलता है, फिर कुछ हुआ, फिर मांगी, फिर बोलेंगे हमसे तो 1 साल ही बोला गया था और हमने अब डिलीट कर दी। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इसको हो सकता है सुधार कर सकते थे कि जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती और उससे संबंधित सारी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक आपके पास उस पेपर से जो भी छापा है आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ें कर सकते थे। बाकी यहाँ पर पूरी चीज़ बताई गई है कि 1 से 5 तक की जो शर्तें हैं वो टेंडर में बाध्यकारी हो, यानी कि जो परीक्षा एजेंसी इसका काम लेगी पेपर छापने का, वो 1 से 5 तक की जो भी शर्तें हैं ये वो सारी माननी होंगी, यानी कि अंदर बाहर आना वाना स्टाफ जो भी है, CCTV कैमरा, और 1 साल तक ये सारी चीजें। आगे देखिए, अनुश्रव तथा संवेदनीकरण, यहाँ पर 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी वाली या अन्य संवेदनशील परीक्षाओं में परीक्षा से पहले मुख्य सचिव और इन सब की मीटिंग और इस सब के बारे में बात की गई है। अब आगे अगर हम देखें परीक्षा से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं, 1 से अधिक जनपद में परीक्षा का आयोजन की स्थिति में परीक्षाओं का केंद्र का आवंटन उनके गृह मंडल से अन्यत्र, यानी कि परीक्षार्थियों को अब अपने गृह जो जिला है उससे तो छोड़िए, जो मंडल है, जैसे किसी मंडल में 4 जिले आ रहे हैं, 2 जिले आ रहे हैं, 3 जिले, तो उस मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। तो चलिए, ये तो कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि लोकल में होते हैं तो लोकल जुगाड़ लग जाती है, जुगाड़ तो कहीं भी लग जाती है, लेकिन एक और अच्छा पॉइंट है। तो चलिए कि विद्यार्थियों को अपने मंडल के बाहर जो परीक्षा है वो देने जाना होगा, लेकिन इसमें जो महिलाएं हैं वो अपने मंडल के ही जिले में परीक्षाएं दे सकती हैं, और जो विकलांग हैं उनको जो है अब अपने ही जिले में जो सेंटर है वो मिलेगा, यहाँ पर उनको छूट दी गई है। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बताई गई, परीक्षा केंद्रों का आवंटन जो है रैंडम आधार पर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को रैंडम, पहले क्या किया जाता था कि सीरियल वाइज उठा लिया जाता था, कि पता चला 1 से लेके 1000 तक इस जिले में भेज दे रहे हैं, या 1000 छोड़िए, थोड़ी कम छोटी संख्या ले लेते हैं, 1 से लेकर 100 विद्यार्थी लगातार इन सीरियल नंबर से लेके किसी जिले में भेज दे रहे हैं, और या उस जिले के अलग अलग सेंटरों में भेज रहे हैं, फिर उसमें भी डिवाइड कर, जैसे 1 से लेके 1000 तक के एक जिले में भेज रहे हैं। अब इस 1000 में से 100 का ग्रुप बना रहे हैं और उनको 10 जो सेंटर हैं उनमें डिवाइड कर दे रहे हैं। तो पहले सीरियल से कर देते थे, तो अब बोला गया रैंडम आधार पे करना है, मतलब कहीं से भी ऐसे सीरियल से नहीं उठाना है कि 1 से लेके 1000 तक के उठा लिए, नहीं, 1 उठाना है, 5 उठाना है, फिर 15 उठाना है, फिर पता चला 13 उठाना है, फिर 21 उठाना है, फिर मतलब रैंडम आधार पे विद्यार्थियों को उठाना है, और रैंडम आधार पे ही सेंटर में मतलब जिले में आपका सेंटर जाएगा, फिर रैंडम आधार पे ही आपको जो है वहां पे सेंटर कर देना है। सीरियल नहीं उठाना है कि पता चला 1 से 100 तक के विद्यार्थियों को इस सेंटर में भेज दिया, फिर सेंटर वाले वो करें। तो पूरा बोला गया है कि पूरा रैंडम आधार पे होना चाहिए, चाहे वो केंद्रों का आवंटन हो चाहे विद्यार्थियों का। इसमें एक और अच्छी बात लिखी हुई, कक्ष निरीक्षकों की परीक्षा कक्ष का आवंटन भी रैंडम आधार पे किया जाए। यानी कि पहले क्या होता था, प्रिंसिपल साहब ने ड्यूटी लगा दी, चलो पहुंच गए, तो उन्होंने कहा चलो 1 2 3 4 ऐसे किसी विद्यार्थी का उस सेंटर में हुआ, और कोई रिलेटिव हुआ या ना भी रिलेटिव हुआ, बना लिया रिलेटिव जाके, पैसे से तो आजकल सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो रिलेटिव बना लिया और उसने अपनी ड्यूटी लगा ली कि सर जो मेरा 5 नंबर में करवा दीजिए, तो उनने 5 नंबर, अब वहां वो जो कक्ष निरीक्षक है उसने हो सकता है उस विद्यार्थी की कुछ मदद कर दी, तो इस वजह से ये बोला गया कि परीक्षा के आधे घंटे पहले जो
स्टैटिक मजिस्ट्रेट होगा उसकी उपस्थिति में रैंडम आधार पे ही आवंटन किया जाएगा। ऐसे नहीं कि पहले से ही कर दिया है, प्रिंसिपल ने कर दिया, ऐसे नहीं। जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट होगा उस जो सेंटर है उसकी जिम्मेदारी जिस मजिस्ट्रेट के पास होगी, उसकी जिम्मेदारी होगा कि जो टीचर है उसको किस क्लासरूम में भेजना है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो बहुत सारे जो सुधार हैं वो हैं, और अगर इनको कर लिया जाता है अमल तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और भी इसमें शासन के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी हुई कि क्या कैसे संपन्न कराना है। तो ये एक बहुत अच्छा जो सुधार है, या कहें शासन ने एक कदम उठाया है। और ये कदम क्यों उठाया है? क्योंकि लगातार एक तो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी वजह से, और जो इस समय चल रहा है सिस्टम उसकी वजह से, और फिर चुनाव का तो आपने देखा ही, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी में मीटिंग बुलाई गई और देखा गया कि हाँ, कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो अब जो है ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा कदम है सरकार का और इसकी तारीफ भी करनी होगी। और अगर इसके अनुरूप परीक्षाएं अब कराई जाती हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे से सारी परीक्षाएं जो है संपन्न हो जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर आयोग को एक चेतावनी या कहें एक अच्छा सा शासनादेश ये भी दे दिया जाता कि अपनी जो परीक्षा है वो समयबद्ध तरीके से जरूर करा लें। अगर आपको लगता है कि ये परीक्षा 1.5 साल में हो सकती है तो आप नोटिफिकेशन में ही बता दीजिए कि 1.5 साल में ये परीक्षा जो है, इसका मतलब संपूर्ण प्रोसेस जो है संपन्न हो जाएगा। आपको लगता है 1 साल लगेगा तो आप 1 साल में करा लीजिए, क्योंकि कहा नहीं जा सकता ना कि आप कह दें कि इतनी जल्दबाजी में करा लीजिए फिर बोलें कि ये सारी चीजें जल्दबाजी की वजह से हो गई। तो अगर आपको लगता है 1 साल का समय लगेगा, 1.5 साल का समय लगेगा उस परीक्षा को पूर्णतः संपन्न कराने में, रिजल्ट देने तक, ज्वाइनिंग कराने तक, तो आप उतना उन चीजों को नोटिफिकेशन में जो है मेंशन जरूर करना चाहिए। तो ये सरकार एक और अगर दे दे तो ये विद्यार्थियों के लिए और ज्यादा जो बढ़िया चीज है वो हो जाए। तो चलिए, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को जरूर खुद से एक बार पढ़ लें ताकि आपके माइंड में भी सारी चीजें अच्छे से बैठ जाएं और पता चल जाए। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ खास आपके लिए वैसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ छूट जाएगा, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।